शुरुआत होती है और हम एक 27 साल के बिलियनर लड़के को दिखाया जाता है और हम इस लड़के को क्रिस बुलाएंगे। क्रिस एक अरबपति है और उसने अपने दम पर ये सारी कामयाबी हासिल करी है। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जिसकी उम्र 21 साल होती है, जो कि अभी वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। वो अपने रूममेट केट के साथ रहती है और यहाँ हमें पता चलता है कि आज केट को क्रिस का इंटरव्यू लेना है, लेकिन उसकी कुछ तबीयत ख़राब है। इस वजह से वो एना से बोलती है कि क्या वो क्रिस का इंटरव्यू लेने जा सकती है। काफ़ी मनाने के बाद एना वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब एना क्रिस के ऑफिस पहुँचती है तो वो काफ़ी आलीशान और खूबसूरत होता है। एना ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और स्वीट सी लड़की होती है, बहुत ही शरीफ टाइप की बोल सकते हैं। अब फाइनली यहाँ पर क्रिस और एना का इंटरव्यू चालू होता है। दोस्तों ये सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन है मूवी का, अगर आप देखते हैं तो। अब एना को पहले लगता था कि क्रिस के अंदर बहुत एटीट्यूड है, वो पैसे वाला है, तो हो सकता है कि उसके अंदर घमंड हो, लेकिन जैसे जैसे वो उससे बातें करना चालू कर देती है उसे क्रिस की सच्चाई पता चलती है कि क्रिस बहुत ही सिंपल और हार्ड वर्किंग मैन है। उसने अपने दम पर ये सभी चीज़ हासिल करी है। अब यहाँ पर ये इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट का होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं धीरे धीरे अपनी बातों से, और इनको 10 मिनट का टाइम पता नहीं चलता कि वो टाइम कब बीत गया है और ये इंटरव्यू उससे लंबा होता चला जाता है। क्रिस एना से पूछता है कि वो क्या करती है, तो एना उसे बताती है कि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। क्रिस उससे बोलता है कि वो उसके ऑफिस में ज्वाइन कर सकती है कॉलेज के बाद, लेकिन एना यहाँ पर मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ ऑफिस में फ़िट नहीं हो पाएगी इन लोगों के साथ। अब यहाँ पर काफ़ी सारी बातों के बाद इनका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और एना वहाँ से चली जाती है। जब एना अपने रूम में पहुँचती है तो केट उसे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, तुम्हें क्रिस कैसा लगा। तो एना बोलती है कि वो बहुत ही स्मार्ट और क्लीन है। वाले यहाँ पर क्लीन का क्या मतलब, मुझे तो समझ नहीं आया। अब इन सब बातों को सुनने के बाद केट को समझ आ जाता है कि एना क्रिस को पसंद करने लगी है। अब एना क्रिस के बारे में सोचती रहती है, वो अपने क्लासेस में भी उसी के ख्यालों में खोई रहती है। हम देखते हैं कि अगले दिन अचानक से क्रिस एना के शॉप पे पहुंच जाता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था जहाँ पे वो काम करती थी। एना उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो क्रिस्टीन जो कि क्रिस है बोलता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था और उसने एना को देखा, इसलिए वो यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आ गया। अब यहाँ पर वो कुछ सामान खरीदता है और जाने लगता है। तो एना उसे बोलती है कि उसके इंटरव्यू के लिए क्रिस की कोई फ़ोटो नहीं है, तो क्या वो फ़ोटो शूट करवा सकता है। फ़ोटो शूट होना चालू हो जाता है जहाँ पे एना भी होती है। इस फ़ोटो शूट होने के बाद एना क्रिस के साथ कॉफ़ी पीने जाती है जहाँ पे उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। तो एना अपनी मॉम के बारे में बताती है कि उनकी 2 शादी हो चुकी है और उन्होंने अब तीसरी शादी करी है, और वो अपने बारे में भी बताती है कि वो बहुत ही स्वीट है, सिंपल है। उसकी ये सब बातें सुन के क्रिस को लगता है कि वो उसके टाइप की नहीं है, इस वजह से क्रिस यहाँ से जाने लगता है। तो वो दोनों रास्ते में होते हैं। तो एना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता, मुझे डायरेक्ट सेक्स करना पसंद है। तभी वहाँ पे एक कार गुजरती है जिससे कि एना और क्रिस्टीन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो अब क्रिस को एना कहीं ना कहीं पसंद होती है, लेकिन उसे लगता था कि एना बहुत ही ज़्यादा भोली है, इसलिए वो उसके लिए सही लड़की नहीं है। तो यहाँ से वो उसको छोड़ के जाने लगता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम्हें कोई और डिज़र्व करता है। अब यहाँ से जाने के बाद, अब ये सारी बातें सुनने के बाद एना भी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसी रात वो अपनी रूममेट केट के साथ पार्टी करने जाती है और खूब ड्रिंक करती है। वो ड्रिंक करने के बाद क्रिस को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी महंगी किताबें और जो तुमने मुझे गिफ्ट दिए हैं वो वापस कर रही हूँ, जो कि तुमने भेजी थी मुझे। तो क्रिस को पता लगता है कि एना ने बहुत ही ड्रिंक करी है, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और इधर हम देखते हैं कि एना का फ्रेंड उसे किस करने की कोशिश करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम क्रिस भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसे दूर कर देता है। अब एना वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद क्रिस उसे लेकर अपने होटल में जाता है। जब एना की आँख खुलती है तो वो क्रिस के साथ होटल में होती है और क्रिस उसे बताता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस बोलता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी टच नहीं करूँगा जब तक हम पेपर वर्क ना कर लें। ये सुन के एना थोड़ा सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो भी इसे किस करना चाहती थी, लेकिन ये सारा पेपर वर्क उसे समझ नहीं आता कि क्रिस ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट से जाने लगते हैं और लिफ्ट में क्रिस्टीन का मूड बिगड़ जाता है और वो एना को बिना पेपर वर्क के किस कर देता है और ये काफ़ी रोमांटिक सीन होता है। इसके बाद क्रिस्टीन एना के रूम में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि केट और उसका भाई दोनों एक साथ इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ पर इनका अलग ही प्रोग्राम चल रहा था। अब अगले दिन एना अपनी शॉप पर होती है जहाँ पे क्रिस का ड्राइवर उसे लेने के लिए जाता है। तो वो ड्राइवर उसे लेके क्रिस के टेरिस पर जाता है जहाँ पर क्रिस एना को पूरे शहर का टूर करवाने वाला था, वो भी अपने चॉपर से। अब क्रिस अरबपति है तो इसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए दोस्तों। एना ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। दोनों पूरे शहर को एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, काफ़ी मज़े करते हैं और यहाँ पर सॉन्ग बजता है लव मी लाइक यू डू।
जिसके बाद क्रिस एना को अपने घर ले जाता है, जो कि उसका ऑफिस की तरह आलीशान और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पर क्रिस एना को अपने एक प्ले रूम के बारे में बताता है, तो एना को लगता है कि वो प्ले रूम में प्ले स्टेशन जैसी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ जब वो उस रूम में जाती है तो वहाँ पर काफ़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं जिसे किसी इंसान को सेड्यूस कर सकते हैं या फिर उनको सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए सारी चीज़ें होती है। इसे देखने के बाद एना थोड़ी सोच में पड़ जाती है। एना पूछती है कि ये सब यहाँ पर तुमने क्यों रखा है, तो इनसे क्या हो सकता है। क्रिस्टीन उसे बोलता है कि तुम्हें खुद को मुझे सरेंडर करना होगा, मैं तुम्हें सेक्सुअल प्लेजर लेना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। क्रिस एना से बोलता है कि मैं जो भी कहूँ तुम्हें वो करना होगा, अगर तुमने उस काम को सही से किया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुमने उस काम को नहीं किया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। एना बोलती है कि ये सब चीज़ें तुम मुझ पर इस्तेमाल करोगे, तो वो बोलता है हाँ। इसके बाद एना वो अपना रूम दिखाता है और बोलता है कि तुम अलग कमरे में सोगी और मैं अलग कमरे में। एक्चुअल में दोस्तों क्रिस नहीं चाहता था कि कोई भी उसके साथ सोए या फिर कोई भी उसके करीब आए उसको छुए। ऐसा क्यों होता है क्रिस यहाँ पर किसी को भी नहीं बताता है। अब ये सब देखकर एना काफ़ी परेशान होती है क्रिस का थोड़ा अलग बिहेवियर देखकर। इसके बाद क्रिस एना को नीचे लेके जाता है जहाँ पर उनकी काफ़ी बातें होती हैं। फिर एना उसे पूछती है कि जो तुम पेपर वर्क के बारे में बोल रहे थे वो क्या था। क्रिस्टीन बोलता है कि जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं सेक्सुअल प्लेजर लेता हूँ, वो दोनों की मंजूरी से लेता हूँ, इसलिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा और जिसके बाद ही मैं तुम्हें टच करूँगा, उसके पहले मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। लेकिन ये दोनों बिना कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए ये इंटीमेट होना चालू हो जाते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब जब क्रिस्टीन सुबह सो के उठता है तो एना किचन में डांस कर रही होती है, जिसके बाद वो देख के काफ़ी हंसता है। अब जिसके बाद यहाँ पर क्रिस की मॉम भी आ जाती हैं जिनका नाम होता है ग्रेस। वो एना को देख के काफ़ी खुश होती हैं और उसको डिनर पे इनवाइट करती हैं और उसको इनवाइट करके क्रिस की मॉम यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना क्रिस से पूछती है कि यहाँ पे कितनी लड़कियाँ आ चुकी हैं, तो क्रिस्टीन उसे बताता है कि लगभग 15 से ज़्यादा लड़कियाँ मैं यहाँ पे ला चुका हूँ। तो ये सब सुन के एना बोलती है काफ़ी ज़्यादा है। क्रिस्टीन बोलता है कि हाँ अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एना मुझसे मना करती है क्योंकि वो उसे लाइक करती थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्रिस काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है दोस्तों। उसको मतलब डेट वगैरह करना या फिर लव करना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर पे यकीन होता है और उसे यही करना काफ़ी पसंद होता है। वो उसका मानना था कि वो अपनी जिससे भी वो प्यार करता है उसे स्लेव बना के रखे, मतलब रियल वाला स्लेव नहीं बल्कि उसको प्लेजर ले सके ऐसा स्लेव उसे बना के वो एना को रखना चाहता था। अब जिसके बाद एना यहाँ से जाने लगती है और नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो एना क्रिस से पूछती है कि इनमें से तुम्हारी कौन सी है। क्रिस्टीन बोलता है कि ये सारी गाड़ियाँ मेरी है। ये काफ़ी बेहतरीन सीन दिखाया गया, यहाँ पे क्रिस की अमीरी दिखाई गई है कि वो कितना अमीर है। इसके बाद क्रिस उसे घर छोड़ देता है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी देता है जिसपे एना को साइन करना होता है। अब जब घर आके एना उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातों को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि एना और क्रिस को एक दूसरे को सर या मैम कहकर बुलाना होगा, उन्हें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी होगी जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, किसी और के साथ वो घूम नहीं सकते, किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते, ना ही अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। और इन दोनों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, जब भी क्रिस एना को बोले सेक्स करने के लिए तो उसे ऐसा करना होगा। और बहुत सारी फालतू बातें लिखी होती है जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है रिलेशनशिप में। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। तो एना को समझ आ जाता है कि क्रिस को क्या चाहिए और क्रिस उसके लिए नहीं बना है, तो वो क्रिस को मेल भेजती है कि नाइस टू नोइंग यू। तो यहाँ पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पढ़ के वो नहीं चाहती थी कि एना क्रिस के साथ रहे। अब जब ये मेल क्रिस पढ़ता है तो वो उससे मिलने के लिए आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एना उससे दूर जाए और वो दोनों यहाँ पे इंटीमेट होना चालू हो जाते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एना क्रिस से बोलती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अजीब बातें लिखी हैं जिन्हें मैं चेंज करना चाहती हूँ। फिर दोनों की एक प्रोफेशनल मीटिंग होती है जहाँ पर एना कॉन्ट्रैक्ट की बातों को चेंज करवा देती है, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लगता है कि क्रिस को सिर्फ फिजिकल प्लेजर चाहिए और उसे सिर्फ एना को सज़ा देने में मज़ा आता है। इसलिए एना वहाँ से जाने लगती है और उसे अपनी कार दिखाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। तो एना उस कार को दिखाते हुए बोलती है कि देखो इसकी तरह मेरी लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर है और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ इसी कार की तरह जो कि बिल्कुल प्योर है। अब यहाँ पे ये सब कह के वो चली जाती है और हम वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर एना पढ़ाई करती है। आज उसका कॉलेज ख़त्म हो गया है और वो ग्रेजुएट हो गई है और इस कॉलेज में को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो और एक पार्टी होती है, वहाँ पे एना और क्रिस काफ़ी बातें करते हैं और फिर क्रिस एना को उसके घर ले जाता है। वहाँ पर वो दोनों फिर से इंटीमेट होना चालू हो जाते हैं और वो उसे उसी प्ले रूम में ले जाता है जहाँ पर वो सारी काफ़ी फिजिकल प्लेजर वाली चीज़ें रखी होती है। वो एना को काफ़ी दर्द देता है और फिर उसके साथ सेक्स करता है। इसके बाद क्रिस एना को फाइनली अपनी फैमिली से मिलाने ले जाता है जहाँ पर उसके डैड, उसके मॉम और उसकी बहन होती है। ये सारे लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं, एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर क्रिस एना के बीच में रोमांटिक मोमेंट भी आते हैं। अब एना क्रिस को छूने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। इस बात से एना काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मुझे खुद को छूने क्यों नहीं देते, लेकिन क्रिस का इसके पास कोई जवाब नहीं होता है।
कभी भी एना को खुद को छूने नहीं देता था, बस खाली वो इंटीमेट उसके साथ होता था, लेकिन जब भी एना उसे टच करना चाहती थी तो वो उसे रोक देता था। अब यहाँ पर क्रिस एना को बताता है कि जिस लेडी से वो मिली थी, जो कि उसकी माँ थी, वो उसकी असली माँ नहीं है। उसकी असली माँ नशा करती थी और जब वो 4 साल का था तब उसकी मौत हो गई है। तो हो सकता है कि जो क्रिस का बिहेवियर है वो उसकी माँ की वजह से ऐसा हो गया हो। ये सब बातें सुनने के बाद एना क्रिस को बताती है कि वो जॉर्जिया जा रही है अपनी मॉम के पास कुछ दिनों के लिए, उसे थोड़ी दिन का ब्रेक चाहिए। इसके बाद एना एक फ़्लाइट से अपने घर जाती है और उसकी मॉम और डैड वहाँ पर होते हैं। लेकिन थोड़ी दिन होने के बाद एना क्रिस को मिस करने लगती है और उसे मैसेज करती है कि काश तुम यहाँ पर होते। और फिर क्रिस भैया से रहा नहीं जाता और वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर एना क्रिस को काफ़ी एडवांस प्लेन में बैठाकर दोनों एक दूसरे के साथ उड़ते हैं हवा में और मज़े करते हैं। फिर एना वापस न्यूयॉर्क आ जाती है और वो आते ही क्रिस से मिलती है तो क्रिस काफ़ी उसे परेशान दिखता है। क्रिस उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। एना उसे बोलती है कि मैं जा रही हूँ, तो क्रिस्टीन उसे जाने से मना करता है और दोनों प्ले रूम में दोबारा जाते हैं, जहाँ पर वो उसके साथ फिर से इंटीमेट होना चालू हो जाता है और फिर से उसके साथ सेक्सुअल प्लेजर लेना चालू कर देता है, उसे सज़ा देने लगता है। ये दोनों जब इंटीमेट होने के बाद नीचे आते हैं तो एना क्रिस से पूछती है कि तुम यही चाहते हो, तुम हमेशा मुझे सज़ा क्यों देना चाहते हो। क्रिस्टीन बोलता है कि मुझे करने में काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है तुम्हें सज़ा देने में। और एना बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे दोबारा सज़ा दो अगर तुम्हें यही पसंद होता है। तो दोनों फिर से दोबारा प्ले रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो एना को दोबारा एक रस्सी में बांधता है और उसे 10 तक गिन के बहुत मारता है। एना को यहाँ पर काफ़ी दर्द होता है, लेकिन वो सारे दर्द सह लेती है और जब 10 तक कंप्लीट हो जाती है गिनती, और इसके बाद एना वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि तुम यही चाहते थे ना, अब तुम्हें खुशी मिल गई ना। और जब क्रिस उसके पास आता है तो एना उससे बोलती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, यहाँ से चले जाओ प्लीज़। और फिर यहाँ पे दोस्तों वो बोलती है कि तुम दोबारा मेरे पास मत आना। क्रिस्टीन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एना काफ़ी ज़्यादा रोती है क्योंकि वो क्रिस से प्यार करने लगी थी और उसे समझ नहीं आता है कि क्रिस ऐसा क्यों करता है, उसे सज़ा देने में क्यों मज़ा आता है। अब सुबह हो चुकी है और एना यहाँ से जा रही होती है उसे छोड़कर हमेशा के लिए। वो उसे बोलती है कि मुझे मेरी कार वापस दे दो, तो क्रिस्टीन उसे बोलता है कि वो कार मैंने बेच दी। एना उसे कहती है कि ठीक है, उसके जो भी पैसे मिले हैं वो मुझे वापस कर देना। तो क्रिस उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चेक तुम्हें भेज दूंगा। इसके बाद एना वहाँ तक काफ़ी देर तक खड़ी रहती है। इसके बाद क्रिस उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ, तो एना उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझसे दूर रहना, क्योंकि वो क्रिस के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी। वो कहीं ना कहीं क्रिस से प्यार करती थी, लेकिन जैसा उसका बिहेवियर है, जैसा उसको फिजिकल प्लेजर चाहिए, वो उसे वो दे नहीं सकती है। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इसके बाद दोनों काफ़ी एक दूसरे को मिस करते हैं और हर टाइम एक दूसरे के ख्याल में खोए रहते हैं। इसके बाद क्रिस को भी रियलाइज़ होता है कि उसे एना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर इसके आगे की कहानी हमें अगले मूवी में दिखाई जाएगी, जो कि इसका अगला पार्ट